Hello, beautiful people. Radhe Radhe to all. Thank you very much for sending your love in a form of comments. You all are watching me via mobile, computer, and laptop, and on different applications also. Maybe on Instagram or WhatsApp or Telegram or Twitter, or maybe one more is that my website as well, right? Thank you very much for that. I am Rashmi Sinha, numerologist, Vastu consultant, and parent counselor. Welcome you all once again for the beautiful topic of today's, which is what is best? Which is best, astrology or numerology? किसे चुने, क्यों चुने और कैसे पता चलता है कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है? किसी एस्ट्रोलॉजर की एक्यूरेसी का कैसे पता चलता है? ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते होंगे, जैसे मेरे भी दिमाग में तब आए जब मुझे अपनी जन्म कुंडली बनवानी थी या मुझे भी अपना न्यूमरोलॉजी का जो कुंडली है वो चाहिए थी। बहुत मुश्किल होता है ट्रस्ट करना, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन येस, दिस इज़ अ गेम ऑफ ट्रस्ट एंड कर्मास। ट्रस्ट आपका और न्यूमरोलॉजी जो कर रहे हैं उनका कर्मा, अगर ये दोनों मैच हो गए तभी ही काम बनता है। साथ में हम लेंगे कुछ डाउट क्लियरिंग क्वेश्चंस जो कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी से हैं और जिनका जवाब पिछले कई वीडियोस में नहीं दिया गया है, तो उनका भी आज जवाब दिया जाएगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वीडियो का कंटेंट इंटरेस्टिंग ही होता चला जाए। सो लेट्स मूव। सतयुग में तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में सिर्फ प्रभु राम के नाम लेने से ही काम बन जाते हैं। ऐसा कलयुग ने जब अवतरण किया, धरती पे जब उसने जन्म लिया, तभी कह दिया था। यानी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी हमें। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र है, जो जननी है सभी शास्त्रों की, यस बिल्कुल, इट्स लाइक अम्ब्रेला, जिसके सारे जो बिंदु हैं वो अलग अलग साइंसेस हैं और जो मेन छतरी है वो ज्योतिष है। ज्योतिष शास्त्र बहुत सारी एक्यूरेट रीडिंग से बना हुआ है, इसका तो कोई भी खंडन नहीं किया जा सकता है। नासा में भी अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे तो वो बता सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकली कि कौन सा स्टार्स या कौन से प्लैनेट्स वहाँ किस वक्त मौजूद थे, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उनके क्या रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही सही से नहीं मालूम है, और अगर डेट ऑफ बर्थ मिल गई तो मुश्किल से टाइम ऑफ बर्थ मिलती है, और अगर टाइम ऑफ बर्थ में मिल गई तो कई बार वो गलत होती है। इसलिए जो पहली दिक्कत आती है ज्योतिष में वो ये है कि बिना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के किसी की भी कुंडली, लग्न कुंडली बनानी मुश्किल है। ऐसा न्यूमरोलॉजी में नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ मात्र से ही आपकी पूरी की पूरी न्यूमरोस्कोप तैयार की जा सकती है, तो ये बहुत आसान हो गया। दूसरा डिफरेंस जो है एस्ट्रोलॉजी में वो है बहुत सारे ग्रहों की चाल जो वक्री होती है, यानी उल्टी दिशा में वो चलते हैं, जिसकी वजह से उनकी दृष्टि पड़ती है, दिशा और दशाएं बदलती हैं। है ना बड़ा कन्फ्यूजन सा, ये सुनकर ही इतना कन्फ्यूजन लग रहा है, इसका क्या मतलब है यार? इट्स जस्ट लाइक एल्गोरिदम के भी अंदर कुछ है और उसके अंदर भी कुछ है, लाइक वो मैथ्स के वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो हम क्वांटम थ्योरीज में सॉल्व किया करते थे फिजिक्स के, जब हमारे 12th स्टैंडर्ड हुआ करती थी, बिल्कुल वैसा। ये बिल्कुल सच है कि क्वांटम थ्योरी जैसा ही है, बिल्कुल एंशियंट बट बिल्कुल साइंटिफिक। बट मुश्किल ये है कि इसको सीखने में कई वर्ष लग जाते हैं। न्यूमरोलॉजी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। न्यूमरोलॉजी को सीखने में, अगर सीखने की इच्छा रखते हैं ना आप, तो मैं बताती हूँ 3 से 6 महीने भी बिल्कुल काफ़ी आराम से सीख सकते हो। अब बस दिशा सही रखो और टीचर सही रखो, ज़रूर सीख जाओगे। तीसरा जो मुझे डिफरेंस बहुत अच्छा लगता है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी में जो भी उपाय या जो भी तरीके बताए जाते हैं वो अक्सर हमें वैदिक यानी ग्रंथों से लिए गए हैं, हमारे उपनिषदों से लिए गए, हमारे पुराणों से लिए गए, तो वो सिर्फ हिंदू शास्त्र पर ही चल सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो दूसरे देशों में बैठे हुए हैं और जिनके पास बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़, जैसे चंदन का तिलक लगा सकते हैं या कोई मंत्र जाप कर सकते हैं या दिए बाती को जला सकते हैं, वो कैसे करेंगे वहाँ पर? दैट इज़ नॉट अलाउड इन दैट कंट्री। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होती है एस्ट्रोलॉजिकली जो रेमेडीज़ है उनको फॉलो करने में, जबकि न्यूमरोलॉजी ऐसा नहीं कहती। न्यूमरोलॉजी में आप दूसरी रेमेडीज़ का सहारा ले सकते हैं, जिसमें वास्तु भी आती है, जिसमें फेंग शुई भी आती है, जिसमें टैरो भी आती है। तो थोड़ा सा ये अंग्रेज़ी सभ्यता से कह सकते हैं प्रेरित है। न्यूमरोलॉजी में दशाएं जो हैं वो सालाना बदलती हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह की अपनी एक चाल है। कोई 7 वर्ष तक रहेगा, कोई 4 वर्ष तक रहेगा, कोई 3 वर्ष तक रहेगा, कोई 2 दिन तक रहेगा। चंद्रमा 2.25 दिन में बदल जाएंगे और शनि जो है वो 2.25 साल तक चलते रहेंगे। ऐसी
चीज़ को भी समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए जो एकदम ले मैन है। लाइक मुझे जब नहीं आती थी तब भी मैं देखती थी बहुत सारे लोग जब कनेक्ट होते थे तो वो बिल्कुल समझ नहीं पाते थे और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके डिस्टर्ब हो जाते थे। न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं होता। न्यूमरोलॉजी अगर आप वैदिक भी करते हो तो भी दशाएं निकालना, जो महादशाएं निकालना, वो बहुत आसान है। और अगर आप लोशु करते हो तो उसमें तो ईयरली ही हमारी महादशाएं यानी पर्सनल ईयर निकाल के भी निकाला जा सकता है। एक और डिफरेंस, सब कोई चाहता है कि कुछ भी मेरे पास प्रॉब्लम हो लेकिन कोई एक सोल्यूशन मिल जाए। ऐसा एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी में मल्टीपल घटनाएं घटित होती हैं जो जीवन में, वो बता तो चल जाएंगी मगर उन्हें कैसे रोका जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए न्यूमरोलॉजी क्या करती है, न्यूमरोलॉजी भी आपकी घटनाओं को रीड कर सकती है लेकिन वो जीपीएस की तरह आपको बता देगी कि आपके जीवन में आने वाले धक्के को आप पहले ही अपनी गाड़ी की स्पीड कम करके रोक सकते हैं। यानी उनके स्ट्रेंथ को वीक किया जा सकता है, नेगेटिव स्ट्रेंथ को वीक किया जा सकता है। इसलिए ये किसी भी रिलीजन को के ऊपर मतलब बायस नहीं है। न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी इज़ फॉर ऑल रिलीजन, ऑल कास्ट एंड ऑल क्रीड पीपल, सभी लोग इसे ले सकते हैं। अब एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे न्यूमरोलॉजी की और लगती है, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सिर्फ इस न्यूमरोलॉजी को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में भी जाना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है जिससे आप, ये एक आंगन की तरह जहाँ से आप मेन रूम में पहुँच जाएंगे। तो जाना आपको ऐसे पड़ेगा ताकि अगर हम स्मॉल टारगेट्स लेते हैं तभी हम बड़े टारगेट्स की तरफ पहुँचते हैं। तो उसी तरह अपने साइंसेस को आप बढ़ाइए। अगर आप खुद भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो मेरा यही सजेशन है कि आप किसी एक ही साइंस में बेस्ट करें अपने आप को, बजाय आप बहुत सारी साइंसेस सीख रहे हैं, क्योंकि इससे आप किसी भी पर्सन को चेक नहीं कर पाएंगे, आप बहुत कंफ्यूज कर जाएंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा बेस्ट पर्सन को देखते हैं और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं। इसलिए उतना ही साइंसेस को ऐड करें जितना साइंसेस को आप लोगों को समझा सकें। टीचर वो कभी अच्छा नहीं होता जिसने काफ़ी पढ़ाई की है। टीचर हमेशा वो अच्छा होता है जो बच्चे के साथ उसके लिमिट को मैच करके उसको पढ़ा रहा है, कोई एक्टिविटी करा रहा है, तभी उसे मज़ा आएगा। हम इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में काफ़ी केस स्टडीज़ होती हैं और बहुत आसान है और बड़ा मज़ा आता है उन्हें करके। तो ये तो था न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा कंपैरिजन जो मेरे हिसाब से है। इसके अलावा भी कुछ लोग टैरो में होंगे या कुछ लोग होरा साइंस कर रहे होंगे, केपी कर रहे हैं, भृगुनंदी कर रहे हैं। सभी साइंसेस घूम फिर के वहीं आती हैं कि आपको प्रिडिक्शंस चाहिए, राइट। तो चलिए प्रिडिक्शंस की बात करते हैं कि प्रिडिक्शंस किस में एक्यूरेट होती है। न्यूमरोलॉजी की टचवुड मैंने अभी तक मोर देन 50,000 लोगों को बताया है और अभी तक सबने आके कुछ अच्छी ही न्यूज़ दी है। नेगेटिव न्यूज़ तो अब तक टचवुड नहीं मिली है, लेकिन येस, किसी भी साइंस के लिए आपके इंट्यूशन पावर का होना बहुत ज़रूरी है और आपकी सोच का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठगने की दृष्टि से, किसी को धोखा देने की दृष्टि से कोई भी साइंस यूज़ करेंगे तो वो कभी भी फलित नहीं होगा। लेकिन हाँ, न्यूमरोलॉजी कर रहे हों, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हों या टैरो कर रहे हों, कभी भी फ्री मत करें, क्योंकि इससे उस साइंस का भी अपमान होता है और लोग इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, तो ये मत करें। अब चलिए लेते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन एक मेरे राइटर ने लिखा है, एक कमेंट किया है उन्होंने कि मैम मेरे पास एक नंबर है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या इसकी वाइब्रेशंस मुझे कोई नेगेटिव इफेक्ट देंगी, और इसमें 888 है। तो इसका आंसर है, जो भी चीज़ रखी हुई होती है वो याद रखिए आपका शनि खराब करती है। चीज़ें अगर घर में हिलती डुलती ना हो, घर में भी अगर आप बहुत सारा सामान इस्तेमाल करते हो और रखे रहते हो और उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो आपके घर में लक्ष्मी नहीं आने देती। तो उस मोबाइल नंबर का वैसे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करें तो वो भी नहीं होने वाला है। तो बेटर उस नंबर को रिमूव करके आप एक अच्छा नंबर लेके इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरे पास 2 नंबर हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं किस नंबर पे अपने लकी नंबर का मोबाइल नंबर लूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, सबके लकी नंबर्स एक से ज़्यादा ही हैं, 2-2 थे, किसी के 3 भी थे, तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक और पर्सन ने लिखा है और इन्होंने लिखा है, मैम अगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी करा ली है तो क्या रेमेडी करनी चाहिए? बिल्कुल। अगर कोई बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है तो आप क्या क्या करके देते हो उसको? अच्छी किताबें देते हो, अच्छा इन्वायरमेंट देते हो, अच्छा खाना देते हो और साथ में मोटिवेशन भी देते हो, भाई पढ़ो,
अच्छा करोगे तुम। सिमिलरली अगर हम चारों दिशाओं से काम करें तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए रेमेडी ज़रूर कीजिए, क्योंकि रेमेडी करना भी एक हैबिट है। जब पुराने ज़माने में क्या होता था, हमारे मम्मी पापा होते थे जैसे पुराने टाइम में, तो वो पैर छूते थे बच्चे मम्मी पापा की, फिर सुबह उठ करके सूर्योदय का आनंद लेते थे, कहीं टहलते थे बाग बगीचे में, तो उन्हें पंच तत्वों की कमी पूरी होती थी। फिर एक अच्छा स्नान लिया, अच्छा भोजन किया, कोई प्रेशर नहीं होती थी। बट अब ऐसा नहीं है ना, तो हमारे बहुत सारी पुरानी जो रिचुअल्स हैं वो होती नहीं, इसकी वजह से हमारी लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल्स हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है, ये एक मदर है, इन्होंने लिखा है, मैम मेरे बेटे को बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या मैं उसका मोबाइल नंबर चेंज कर दूँ तो वो पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा? तो इसका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सो स्वीट। लेकिन मैं इसका आंसर ये देना चाहूँगी कि बच्चे की पढ़ाई करने की क्षमता पर भी उस डिपेंड करता है। आप मोबाइल नंबर चेंज करोगे तो ये हो सकता है कि उसका जो माइंड डाइवर्ट होता है, या वो किसी गलत संगत में हो अगर, या ऐसी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर हम बच्चे के साथ क्यों वो नहीं पढ़ पा रहे, अगर ये प्रॉब्लम्स को देख पाएँ, तो हम उसके हिसाब से मोबाइल नंबर डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसका बेनिफिट उसको ज़रूर ज़रूर मिलेगा। ओके। मैम मैरिज के लिए अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो क्या उससे शादी हो जाती है, या जिनकी मैरिज हो गई है उनकी लाइफ में उनके अच्छे रिश्ते बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं। मैरिज के लिए अगर आप अपना मोबाइल नंबर डिज़ाइन करवाते हो तो अक्सर हम उसमें 6 को ज़रूर ऐड करते हैं, और उसमें कोशिश करते हैं कुछ ऐसे पेयर्स ऐड हो जाएं आपके, ताकि आपकी शादी का योग जो है वो स्पीड में आ जाए। और आप पता है आपको शादी क्यों नहीं होती लोगों की? क्योंकि बहुत एम्बिशियस होते हैं लोग, या तो बहुत एम्बिशियस होते हैं, या लोगों को बिल्कुल काबिल नहीं समझते, उनको काफ़ी अपने से काफ़ी इन्फीरियर समझते हैं। और तीसरी जो मुश्किल मुझे दिखती है वो है, आज की डेट में लोगों का ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पर, तो इसलिए भी दिक्कत होती है। तो अगर ये तीनों प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें तो फिर तो शादी हो जाएगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन प्यारे प्यारे जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से आ रहे हैं। प्लीज़, कुछ लोगों ने ना बहुत भर भर के अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर अपना सारा कुछ डाल दिया है, DN निकाल लिया, BN निकाल लिया, मैम मेरे पास ये नंबर है, ये ऐसे। प्लीज़ आप कंसल्टेशन बुक कर लो, कुछ खास पैसे नहीं लग रहे, थोड़े बहुत तो खर्च करते ही हो ऐसे ही बाकी चीज़ों पे। पिज़्ज़ा खा सकते हो, कुरकुरे खरीद सकते हो, गाड़ी में पेट्रोल भरा सकते हो, और सारे काम कर सकते हो, इतना सा नहीं कर सकते? हाँ, तो प्लीज़ कंसल्टेशन बुक करें एंड टेक अ फुल बेनिफिट ऑफ कंसल्टेशन। इसमें आपको कहीं से भी कोई निराशा नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और जल्दी ही आप मुझे देख पाएंगे, एक फ्री प्रोग्राम है जो हम करेंगे शिवरात्रि के दिन, उसके लिए मैं आपको पहले से ही आमंत्रण दे रही हूँ, तो ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए राधे राधे, ध्यान रखें और अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहें। बाय बाय।